टैक्स बचाने के आपने सारे तरकीब ढूंढ निकाले, फिर भी टैक्स बोझ लग रहा है, तो हम बताएंगे टैक्स बचाने के नायाब तरीके। या फिर आपको लगता है कि आप कहीं ज्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग आपसे कहीं मनमानी तो नहीं कर रहा है, तो ऐसी तमाम उलझनों को हम दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारी इस कोशिश में हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब मिलकर के आपको कई सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो इस वक्त आप खास तौर से टैक्स की उलझनों को लेकर के पैसों पेश में होंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि टैक्स की देनदारी के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे मांग रहा है इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, तो क्या करें। कैपिटल गेंस बचाने के लिए अगर आप दूसरा मकान खरीद रहे हैं तो कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करें। और साथ में भी बताएंगे कि अगर आप जीएसटी के कारोबारी हैं, छोटे मझोले कारोबारी, और एनुअल रिटर्न फाइल करने में आपसे देरी हो गई है, तो अब क्या है रास्ते। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे पास कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, कई सारे एसएमएस आ रहे थे कि एम्प्लॉयर हमसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांग रहा है ताकि वो पूरे साल की टैक्स की देनदारी तय कर सके। अब इन्वेस्टमेंट प्रूफ में हम क्या करें। कई लोग ऐसे थे जो ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो उनके सवाल के जवाब अलग थे। कई लोग ऐसे हैं जो नई टैक्स रिजीम में हैं, तो उनके सवाल के जवाब अलग होंगे। तो मैंने सोचा इस बार शो की शुरुआत ऐसे लाखों लोगों के जो उलझन है उसको दूर करने से करते हैं। शरद कोहली साहब, ये जो समय होता है अभी अगले कुछ हफ्ते तक, हालांकि इस समय तो मार्च तक होता है, एम्प्लॉयर चाहता है कि हम पता चल जाए कि एम्प्लॉय आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि उसके पूरे टैक्स का कैलकुलेशन हम कर सकें। तो जिन लोगों के पास एम्प्लॉयर की तरफ से मेल आ चुके हैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाइए, तो वो क्या करें। मैं दो हिस्से में सवाल को तोड़ता हूँ। अगर वो नई टैक्स रिजीम में है तो क्या करें, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो क्या करें। लेकिन सबसे पहले कि लोग ये समझना चाहिए कि हम किस टैक्स रिजीम में हैं, वो कैसे चेक करें। देखिए लक्ष्मण, आपको पता होगा कि हमने पहले टैक्स गुरु में भी किया था कि बाय डिफॉल्ट अब न्यू टैक्स रिजीम आ रही है। अगर आपने शुरू में एम्प्लॉयर को नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू में जाएंगे। अच्छा। तो पर क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में अपने एम्प्लॉयर के पास आके कहते हैं कि हमने तो ये इन्वेस्ट किया, हमें लग रहा है ओल्ड, तो पहला काम जो आपको करना है वो ये देखना है कि पोर्टल पर एक कैलकुलेटर दिया हुआ है जिसका हम समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। उस पोर्टल पर जाकर आप ये चेक कर लें कि आपकी इनकम के हिसाब से नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही है या ओल्ड सही है। अगर आपके लिए न्यू सही है, क्योंकि अब 60-70% के करीब लोगों को नई ज़्यादा भा रही है, नई ज़्यादा फायदेमंद दिख रही है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि साहब मैं न्यू रजीम में हूं, इसलिए जिस इन्वेस्टमेंट्स प्रूफ की आप बात कर रहे हैं सेक्शन 80C से संबंधित होते हैं या लक्ष्मण हाउस रेंट अलाउंस की रिसीट्स होती हैं, वो सब फिर एप्लीकेबल नहीं रह जाती। तो अगर आपके लिए न्यू अच्छी है तो आप सीधा एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि मैं न्यू में हूं, आप सीधा सीधा मेरा जो टैक्स बनता है वो उस पर काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। अगर कोई हम नई टैक्स रिजीम में हैं तो हमें किसी भी तरह के कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयर को। अगर मान लिया हम चेक किए और पता चला कि नहीं, हम अब तक तो ओल्ड में थे लेकिन अब हम रिज्यूम नई में जाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। तो अगर अब तक आप ओल्ड में थे तो लाजमी बात है, आप ओल्ड में थे तो आपने इन्वेस्टमेंट्स भी फिर उसी हिसाब से कुछ ना कुछ करी होंगी, आपने रेंट रिसीट भी इकट्ठी करी होगी, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया होगा, एनएससी दिया होगा, पीपीएफ करा होगा, वगैरह वगैरह। तो फिर आप जहां तक आपने किया है वहां तक ठीक है, पर अब अगर आपको लग रहा है न्यू रजीम आपके लिए है तो वो सब इन्वेस्टमेंट्स अब आपके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो जाते हैं। तो अब आप अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि साहब मैं न्यू रजीम मुझे लग रहा है कि ज्यादा फायदेमंद है, तो आप मेरी टैक्स कैलकुलेशन को रीवर्क कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और जो बकाया टैक्स है मेरा वो काट लीजिए। तो ये नई टैक्स रिजीम के हिसाब से हम जाना चाहते तो पूरे फाइनेंशियल जो मार्च से शुरू 1 अप्रैल से शुरू हुआ उसमें हम नई टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। और मैं लक्ष्मण ये जोड़ दूं यहाँ पर कि मान लीजिए आपने एम्प्लॉयर को दे दिया और आपके एम्प्लॉयर ने जो आपने पहले बताया था उसके हिसाब से कर दिया, और फिर भी आपको लग रहा है बाद में 31 मार्च के बाद कि अब भाई मेरे लिए तो ये सही नहीं थी, मैंने तो ये सब कर दिया, तो आप रिटर्न फाइल करते टाइम उसको चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बंद गए। अब एक दूसरा सवाल कि किसी को लगता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं ही, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना वही फायदेमंद है, तो उसको क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को देना है।
उसके लिए तो जो ट्रेडिशनली वो आज तक देता रहा है, पर जो नए टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जानकारी काम की होगी। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हो गया, NSCs आपने करी है, PPF किया है, हाउस रेंट अलाउंस की रिसीट। लक्ष्मण एक बात बताऊं कि हाउस रेंट अलाउंस की रिसीट आप अभी एक हम डिस्कशन कर रहे थे आपसे कि क्यों हमसे मांग रहे हैं, प्रूफ भी देखने को कह रहे हैं कि बताइए आपने रेंट कैसे पे किया है। तो मैं ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो टैक्स काटने वाला डिपार्टमेंट है, उसको क्वाजाई इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ देर के लिए मान लीजिए, मतलब वो इनकम टैक्स ऑफिसर का रोल अदा कर रहा है। तो उसके पास, क्योंकि कल को उससे पूछा जाएगा, तो आपसे नहीं पूछेगा तो वो आगे जवाब कैसे देगा, तो वो सारे प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे। जो आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, 80C में है, 1013A में हाउस रेंट अलाउंस है, 80D में आप मेडिकल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ क्लेम कर रहे हैं, 80G के अंदर कोई आप डोनेशन दे रहे हैं, जितनी भी चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं उन सबका प्रूफ और हाउस रेंट अलाउंस जैसा प्रूफ आपको फिर देना पड़ेगा। और पर मैं ये भी बता दूं लक्ष्मण जल्दी से कि जनरली देखा जा रहा है कि 15 लाख से कम की जो इनकम वाले हैं उन लोगों पे अब ओल्ड रेजिम ज्यादा रेलेवेंट बन रही है, उससे ऊपर वाले पे वो रेलेवेंट बन ही नहीं रही है। कुछ ऐसी कैलकुलेशन। एक सवाल और है कि हाउस रेंट रिसीट जो है, इस पे बड़ी चर्चा हुई थी कि इनकम टैक्स विभाग इस पे पैनी नज़र बनाया हुआ है कि कई लोग फर्जी रसीद लगा देते हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप हाउस रेंट रिसीट तो दीजिए, लेकिन आपने अपने मकान मालिक को जो पेमेंट किया है किराया, उसका भी प्रूफ दीजिए। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रूफ दीजिए, कैसे पैसा दिया ये आप हमें दिखाइए। तो ये दिखाना क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपलसरी कर रखा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये एम्प्लॉयर अपना TDS का असेसमेंट फाइनल कराते हैं तो इनसे डिपार्टमेंट ने पूछता है भाई तुमने उसको उसकी रेंट रिसीट के बेसिस पे, उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे रेंट बेनिफिट तो दे दिया, पर इसका जरा प्रूफ दिखाइए हमें क्या है। अब उसके पास तो मान लीजिए 500 एम्प्लॉइज हैं, तो 500 एम्प्लॉइज का वो तो हक्का बक्का रह जाता है, भाई मेरे को तो उसने डिक्लेयर किया था। तो डिपार्टमेंट अब एम्प्लॉयर से मांगता है, तो एम्प्लॉयर आपसे मांगता है। अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए वो आपसे पहले प्रूफ लेके रख लेता है कि कल को जब मेरे से सवाल किया जाएगा तो मैं ये दिखा दूंगा, देखिए साहब ये उसने प्रूफ दिखा दिया है और मैंने वाकई में गलत डिडक्शन इसको नहीं दी। अच्छा, मान लिया किसी ने कैश पेमेंट किया मकान मालिक को, तो कईयों को 20,000 15,000 वो तो देखिए छोटी मोटी कैश पेमेंट तो चल जाएगी, पर उसमें उसका वेरीफाई करने का तरीका है कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में उसने इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाया है कि नहीं दिखाया है। यहां पर आके फिर बात अटक जाएगी, तो उसको वेरीफाई करने का दूसरा। तो ये हाउस रेंट रसीद वाला जो मामला है ना, तो उसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियां और इनकम टैक्स विभाग की नजर है। हालांकि बड़े ऐसे ट्रांजेक्शन पर नजर होती है, छोटे मोटे पर शायद नजर ना भी रखें, लेकिन जहां तक हो सफाई के साथ सारी चीजें रख देना ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके पास अगर एम्प्लॉयर की तरफ से मेल आ चुका है, एम्प्लॉयर आपसे जानकारी मांग रहा है, तो जैसा कि कोहली साहब बता रहे थे उस हिसाब से अपनी जानकारी आप वहां पर दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सीधे नितिन जी के पास जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल आपका? मेरा सवाल ये करने के लिए, कार्यक्रम में संवाद करने के लिए बताएं सवाल। हाँ बताएं सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि मेरी लड़की अभी अमेरिका में है, एजुकेशन के लिए गई थी, अभी वहां पर उसने सर्विस ज्वाइन की है। तो अभी उसे ये कुछ सेविंग कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो इंडिया में इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और टैक्स रेसिडेंसी क्या होगी? देखिए नितिन जी, अगर आपकी बिटिया यहाँ पर 182 दिन से ज्यादा बाहर है तो फिर वो NRI तो हो जाएंगी, पहली बात। दूसरा, आपने म्यूचुअल फंड का विशेषकर पूछा है, तो म्यूचुअल फंड में NRI भी उसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है जिस प्रकार एक रेजिडेंट इंडियन कर सकता है। और इस पर मैं आपको टैक्सेशन भी आपने पूछा, मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उस पर 20% है लक्ष्मण आजकल, और अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको पता होगा अभी नई अमेंडमेंट के हिसाब से अब 12.5% उनको देना है। तो ठीक वही नियम अप्लाई करते हैं, और अपनी जो उनकी इंडिया की इनकम होगी उस पर उनको अब यहाँ रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अमेरिका में वो जो अपनी रिटर्न फाइल कर रही हैं वो कर सकती हैं। हाँ, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं नितिन जी, जो आपकी बेटी के लिए काम की रहेगी, कि इंडो US डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसको हम इंडो US DTAA कहते हैं। उसके अंतर्गत जो डबल टैक्स लगता है, यानी कि उसी इनकम पर अमेरिका में भी टैक्स लग जाएगा, भारत में भी लग जाएगा, तो उसका आप रिलीफ ले सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं लक्ष्मण, शायद ये इनको सब लोग नहीं बता पाएंगे कि अमेरिका में एक FATCA है, FATCA, जिसके अंतर्गत किसी भी अमेरिकन टैक्स पेयर को अपने विदेशी एसेट्स की जानकारी देनी होती है। तो अपनी बेटी को आप बताइएगा
कि वो भारतीय म्यूचुअल फंड्स की जानकारी IRS, वहाँ पर डिपार्टमेंट को IRS कहते हैं, वहाँ पर भी वो जानकारी दें और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाएं और भारत में भी रिटर्न फाइल करके जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं उस पर वो टैक्स दें। डिविडेंड आएगा उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार को इंडियन रेजिडेंट अपने रिटर्न फाइल करता है। नितिन जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं सौमित्र जी के पास, जो कि पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित्र चैटर्जी। सौमित्र साहब नमस्कार, क्या उलझन है? सर नमस्कार सर, मेरा सवाल यह था कि मेरा पापा ऑलरेडी दिस मंथ रिटायर करने वाला है, तो उनका ऑलरेडी 15 लाख ये सालाना उनका ये है अमाउंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर उनका सालाना आपका इंटरेस्ट सब मिलके 6 लाख इनकम होता है, तो उसके लिए टैक्स फाइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सौमित्र जी, 6 लाख अगर टोटल इनकम है और आप न्यू रजीम में आ रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि न्यू रजीम में एक सेक्शन 87A के अंतर्गत 25,000 रुपए तक की टैक्स की छूट मिलती है। तो उसको 25,000 को अगर हम इनकम में कन्वर्ट करें तो वो 7 लाख के करीब हो जाता है। तो आपने तो 6 लाख का बताया, तो 6 लाख के हिसाब से न्यू रजीम में जाइए, कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं। पर हाँ, मैं ये बता दूं कि रिटर्न जरूर इनको फाइल करना पड़ेगा। लक्ष्मण, 8-10 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रिटर्न फाइल, इसमें ये एक कारण है उनके रिटर्न फाइल करने का कि भले ही टैक्स नहीं देते हैं पर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं नितिन जी आपको जवाब मिल गया होगा कि उनको रिटर्न फाइल करें और 6 लाख तक जीरो टैक्स उनके ऊपर आता है। सौमित्र जी, कंफ्यूजन दूर हो गया, रिटर्न फाइल करना होगा, टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी, नए टैक्स रेजिम में रहना होगा। चलिए सौमित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा, आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं सीधे पंजाब, जहां जालंधर से नीतीश गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार कोहली साहब, क्या है? नमस्कार, बताएं क्या उलझन है? सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे 10 साल पहले और वो कंपनी अब लिस्ट हो जाती है जी, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे काउंट होगा और उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? नीतीश जी, जब अनलिस्टेड थी अब लिस्टेड हो गई, तो अब जो लिस्टेड कंपनीज पर जो टैक्स के नियम लागू होते हैं वही नियम आपके पास जो शेयर हैं उस पर लागू होंगे। और मैं आपको टैक्स के रेट्स बता देता हूं। अगर अब जो नए प्रावधान आए हैं उसके हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20% लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक लिस्टेड कंपनी पर लगता है। पहले वो अनलिस्टेड थी, पर अब क्योंकि वो लिस्ट हो गई है तो उस पर वही नियम लागू होंगे जो कि एक लिस्टेड कंपनी पर होती है। लक्ष्मण, ये जालंधर पंजाब से है नीतीश जी, तो मैं कभी कभी एक पंजाबी की मेरा मन करता है। मैं उम्मीद करता हूं गोयल साहब तो अनुसमझ आ गया होगा। ये और कुछ पूछना है तो उसे पूछना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैपिटल गेन्स बचाने के लिए अगर दूसरा मकान आप खरीद रहे हैं तो कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल होता है कि लोग कई बार कैपिटल गेन बचाने के लिए एक घर तो पहले से होता है, दूसरा घर ले लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है कैसे होता है? जो पहले वाले घर का था अब दूसरा लिए तो उस पर क्या अलग डिफरेंस तरीका होता है? जी हाँ, बिल्कुल। 2 मोर्चों पर लक्ष्मण हमने देखा कि कंफ्यूजन होता है और ये कंफ्यूजन इस समय इसकी बात करनी जरूरी इसलिए भी है कि टैक्स गुरु देख देख के लोग एजुकेट हो गए हैं और खुद कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप जब अपना घर बेचते हैं तो आप दूसरा घर लेते हैं। अब इसमें लोग कंफ्यूजन ये होता है कि कितना अमाउंट लक्ष्मण इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का घर लिया था, 1.5 करोड़ का मैंने बेच दिया, 50 लाख का मुझे मुनाफा हुआ, तो आपको ये 50 लाख रुपए निवेश करने हैं। 1.5 करोड़ निवेश नहीं करना है, जो मुनाफा हुआ उसको निवेश करना है सेक्शन 54 के। यानी कि घर बेच के घर लिया है तो खाली कैपिटल गेन आपने निवेश करना है। दूसरा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें क्या चीज इंक्लूड की जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ टैक्स गुरु में भी सवाल करते हैं कि हमने घर में घर लिया नया, उसमें हमने टाइल्स लगवा ली तो उसका भी खर्चा कर लेंगे, हमने तो घर में रंग रोगन करवा लिया उसका खर्चा। वो खर्चा इंक्लूडेड नहीं होता। केवल आप जब कंस्ट्रक्शन घर में कर रहे हैं और उस घर में कोई एडिशन होती है, कमरा आपने और बनवा लिया या आपने एक फ्लोर और डलवा लिया, वो तो इंक्लूड होगा।
और स्टैंप ड्यूटी इंक्लूड होगी। आपने कुछ ब्रोकरेज दी है सेल करते टाइम, उसको आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं जब आप कैलकुलेट करें। और इसमें लक्ष्मण, जब गलती हो जाती है तो क्या होता है बाद में, फिर क्योंकि 1 साल 2 साल बाद नोटिसेज आते हैं और पेनल्टी भुगतनी पड़ती है, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और 54F यानी कि आपने कोई और एसेट बेचकर और घर लिया है, उसमें आपको पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन निवेश करना है। अच्छा, नहीं मतलब 54F में क्या है? 54F में आपने कोई और एसेट बेचा, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ, तो आपको जितना आपका कंसिडरेशन आया वो सारा का सारा आपका घर में लग जाना चाहिए। जबकि 54 में खाली कैपिटल गेन निवेश करना था। अच्छा। इसमें सारा, और अगर आप कम करते हैं तो उसको प्रो राटा कम कर दिया जाता है। मतलब आपने पूरा अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो उसी प्रोपोर्शन में आपको उसका फायदा भी कम मिलेगा, यानी कि जितना आपने मकान खरीदा है। बाकी की जो डिडक्शंस हैं, स्टैंप ड्यूटी का मैंने जिक्र किया, ब्रोकरेज का जिक्र किया, और आपने उस मकान में कोई एडिशन करी है तो वो आपकी परचेज में काउंट हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग लक्ष्मण 54 और 54F के बीच में कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो मैंने 2-3 चीजें बताई, इसमें भी लोग या तो मिस कर जाते हैं या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 2 सवाल मेरे मन में उठा है। एक तो ये कि जो घर हमने बेचा उसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ, उसमें हमने ब्रोकरेज चार्जेस दिए, कुछ ऐसे चार्जेस दिए, तो क्या उसको डिडक्ट करने का प्रावधान है? और दूसरा सवाल कि ये दूसरी प्रॉपर्टी लेने का क्या कोई समय सीमा होती है, कितने दिन के भीतर आपको लेना ही लेना है, या फिर हम प्लान करें कि नहीं जी हम बाद में लेंगे, तो कोई तरीका होता है? बिल्कुल, 2 साल बाद आप खरीद सकते हैं जिस डेट को आपने सेल किया है। 1 साल पहले भी खरीदी हुई हो वो भी इंक्लूड हो जाएगी। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, यानी कि नया मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 3 साल दिए जाते हैं। और ये नियम 54, 54F दोनों में अप्लाई करता है। तो अब ध्यान, लक्ष्मण आपने जो बात पूछी बहुत रेलेवेंट है कि आपने मकान बेचने से 1 साल पहले भी अगर मकान खरीदा था तो उसका भी आपको फायदा मिल जाएगा। और कई बार लोग इसको भूल जाते हैं, वो सोचते हैं अब हमने बेचा है तो आगे भी करना होगा, पर पीछे भी आप मुड़ के देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन है। और लक्ष्मण, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स प्रभावित होता है, क्योंकि मकान आप बेचते हैं तो लाखों में मामला हो जाता है। और बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि इन प्रोविजंस का ध्यान रखें, 54 और 54F में फर्क भी समझें और इसको वैल्यू भी इसकी समझें। हाँ, तो अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कैपिटल गेन्स बचाने के लिए, तो फिर ये एक तरीका है जिसका आपको ध्यान में रखना होगा, वरना फिर मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ सकता है। एक सवाल लेते हैं कोहली साहब, वो मुकेश जी हैं इंदौर से, इन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल इनके पास फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग का कारोबार है और एनुअल टर्नओवर 6.5 करोड़ रुपए है, और वो GSTR 9C जो हमें लगता है एनुअल रिटर्न का जो होता है फॉर्म, वो लास्ट डेट मिस कर गए हैं, भर नहीं पाए हैं। तो अब जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं, चूंकि लास्ट डेट 31 दिसंबर ही थी। तो अगर ऐसा हुआ है तो 9 फाइल होता है, एनुअल रिटर्न होती है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, मुकेश जी ध्यान दीजिएगा, तो आपको GSTR 9 फाइल करना था 31 दिसंबर तक। अगर आप मिस कर गए हैं तो उसकी 200 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी है। अच्छा, 200 रुपए प्रतिदिन जी, और ये पेनल्टी मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्नओवर जा सकती है। 0.25 SGST, 0.25 CGST, तो उससे ऊपर नहीं जाती है। तो वो पेनल्टी का आप ध्यान रखें। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, जो कि आपने बताया आपकी है, तो उसमें फिर GSTR 9C जाता है। उसमें पर डे पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। पेनल्टी बाद में 25,000 रुपए तक लगा दी जाती है। पर ये सारी पेनल्टीज लक्ष्मण सिचुएशन को देख के डिस्क्रिशनरी है GSTO के हाथ में। तो इसके लिए आप कोई जेन्युइन आपको प्रॉब्लम रही तो आप प्लीडिंग भी कर सकते हैं, पर पेनल्टी का मैंने प्रावधान डाल दिया। बाकी रिटर्न अभी फाइल हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकता है फाइल करें, क्योंकि पर डे अमाउंट आपका पेनल्टी का कम हो जाएगा। चलिए, तो रिटर्न बहुत जल्दी फाइल कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बाकी अब चलते हैं NK झा साहब के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। NK झा साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट छोटा सा 1 BHK का ये नोएडा 137 में खरीदा था, अपने वाइफ के नाम से, मेरे नाम ज्वाइंट अकाउंट में था वो जी, और मैंने उसको बेच दिया अभी 2004 के अगस्त में 55 लाख में। ठीक है। तो वो भी जिस बेचा तो वो एक फैमिली को बेचा, वाइफ और हस्बैंड के नाम से। तो चूंकि वो 55 लाख में बेचा था तो उन्होंने 1% टैक्स जो है मेरे और वाइफ के नाम से जमा कर दिया, 1% जी, आधार 50% में। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो हमारा जो परचेज प्राइस है उस फ्लैट का, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करें, और जो सेल प्राइस है उसमें क्या क्या माइनस करें, जैसे कि
ब्रोकर को हमने 1% दिया था, प्लस जो ट्रांसफर चार्ज हुआ सोसाइटी का वो 1% के करीब लगा था। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया ये नहीं, बिल्कुल आपको समझाएंगे। यहाँ पे कोहली साहब हैं और हम लोग कुछ देर पहले चर्चा भी करे थे, आप फोन कनेक्ट नहीं कर पाए थे, तो कोहली साहब बताएंगे। जी झा साहब, आपने जो क्या क्या इंक्लूड करने की बात करी, आपने जो ब्रोकरेज को पैसे दिए हैं वो इंक्लूड करें। और लक्ष्मण, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ब्रोकरेज को कैश दे देते हैं, चलो भाई तुम अपना ये कैश ले जाओ। तो ब्रोकरेज को आपको चेक से पेमेंट करना चाहिए। ब्रोकरेज को आप कर सकते हैं। जो ट्रांसफर चार्ज आपने सोसाइटी को दिया है वो इसमें डिडक्ट नहीं होगा। आप स्टैम्प ड्यूटी जो आप नया मकान खरीदेंगे, वो तो खैर आप जब नया खरीदेंगे तब की बात है, पर आप ब्रोकरेज चार्जेस में से जरूर कर सकते हैं। और जो टीडीएस आपका बराबर आपका और आपकी पत्नी के अकाउंट में जमा हो गया, उसको आप बाकायदा जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसको आप क्लेम करिएगा। इसमें लक्ष्मण, इनके झा साहब को एक और ध्यान देने वाली चीज ये है कि क्या इस प्रॉपर्टी में इनकी पत्नी का सेल्फ अर्न इनकम से कंट्रीब्यूशन था, कि खाली कुछ लोग वाइफ को आपने देखा होगा कि जॉइंट नेम में डलवा देते हैं पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो झा साहब वो भी देख लीजिएगा। झा साहब कुछ बोलना चाहते हैं? झा साहब नहीं, वो क्या है, मेरा ज्वाइंट अकाउंट था सर, उसमें वाइफ भी अपना जो इनकम खेती उती का होता है वो जमा बस फिर ठीक है, बस ठीक है झा साहब, यही कंफर्म करना था। तो आप दोनों ही उसको अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसका टीडीएस का क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं और ब्रोकरेज को आप बाकायदा उसमें से लेस कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने उसको चेक से पेमेंट किया हो। अगर आपने कैश दिया होगा तो आपके लिए प्रूफ करना कठिन हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा झा साहब। सर, ये सेल प्राइस जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? मैंने आपको बताया कि सेल प्राइस में आपने लेस करना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, यानी कि आपने जो मकान लिया था उसकी कॉस्ट निकाल लीजिए। आपको पता होगा 2 तरीके हैं, इंडेक्सेशन के जरिए आप आ सकते हैं और विदाउट इंडेक्स 12.5% है। इंडेक्सेशन के जरिए आप आएंगे तो 20% है। तो आप दोनों कंपेयर करके देख लीजिए आपके लिए क्या फायदेमंद है। उसके अलावा आप ब्रोकरेज को उसमें से लेस कर सकते हैं और उसके कैपिटल गेन निकाल के आप जमा कर दीजिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिखिएगा। अब शो को यहीं समाप्त करने का समय आ रहा है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, चूँकि पिछले 2 हफ्ते के बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि सरकार ने रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा करके 15 जनवरी कर दी है, लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक केस के लिए। तो किन लोगों के लिए थोड़ा समझा दीजिए दर्शकों। देखिए, जिन लोगों को रिवाइज रिटर्न, आपको पता होगा कि 31 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट थी। हमने पीछे शो में कवर भी किया था, उस समय तो खैर ये नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो मैं समझता हूँ आपके पास एक और मौका मिल गया है। अब अगर आपसे फाइल करने में कोई गलती हुई है, कोई चीज़ मिस हो गई है, या आपको लग रहा है आपने कोई टैक्स कैलकुलेशन गलत कर दी है, या कोई हेड ऑफ इनकम आपने छोड़ दिया है, तो अब आपके पास ये टाइम है और थोड़े ही दिन का टाइम है। मुझे लगता है इस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक दफ़े ये मौका निकल जाता है तो फिर डिपार्टमेंट आपके उस गलत डिक्लेरेशन पे ही असेसमेंट करेगा। फिर बाद का प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपील करेंगे या रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। ये तरीका आसान है, इसका पूरा फायदा मैं समझता हूँ उठाना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूँगा लक्ष्मण दर्शकों को कि अपने रिटर्न एक बार चेक कर लीजिए। अब जब मौका आ ही गया है, अगर कोई गलती है तो उठा के रिवाइज कर दीजिए। बहुत आसान है और आसानी से आपकी जो त्रुटि हुई है उसका भी समाधान हो जाए। और आखिरी तारीख है 15 जनवरी, इसका ख्याल रखिएगा। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और अपना सवाल जब भेजें तो नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।